ऑस्टियोपोरोसिस एक कॉमन प्रॉब्लम है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, इसके क्या कॉमन साइट्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। राधे राधे। हेल्थ इज वेल्थ मनीषा गुप्ता में मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन है जिसमें कि बोन्स धीरे धीरे वीक होने लगती हैं और ब्रिटल होने लगती हैं, यानी कि हड्डियां कमजोर और भुरभुरी होने लगती हैं और माइल्ड स्ट्रेस यानी हल्का सा भी स्ट्रेस जैसे कि बेंडिंग या कफिंग, इस तरह के हल्के फुल्के स्ट्रेस को भी बोन्स नहीं झेल पाती और जल्दी से टूट जाती है। एक्चुअली हमारी बॉडी में नई बोन्स का बनना और पुरानी बोन्स का टूटना ये लगातार होता रहता है। लगभग 20 साल की उम्र से पहले तो जो नई बोन्स हैं वो ज्यादा बनती हैं और पुरानी बोन्स कम टूटती हैं। 20 साल से लेकर 40 साल तक जो नई बोन्स और पुरानी बोन्स हैं उनका बनना और बिगड़ना लगातार सेम होता है। जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है नई बोन्स का बनना पुरानी बोन्स के टूटने से कम होने लगता है, जिसकी वजह से बोन्स कमजोर होने लगती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की कॉमन साइट है हिप, रिस्ट और स्पाइन। ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट डिजीज कहते हैं क्योंकि इसके सिम्टम्स विजिबल नहीं होते, लेकिन ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स में बैक पेन, स्टूप पोस्चर यानी कि जब वो खड़े होते हैं पेशेंट्स तो आगे की ओर फॉरवर्ड बेंडेड पोस्चर देखने को मिलता है। जो नॉर्मल हाइट उनकी यंग एज में होती है उससे हाइट धीरे धीरे कम होने लगती है और फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं, यानी जल्दी जल्दी हड्डी टूट सकती है माइल्ड स्ट्रेस से भी। रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले हैं अनचेंजेबल रिस्क फैक्टर्स, यानी वो रिस्क फैक्टर्स जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। इसमें इंक्लूडेड है एज, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस होने लगते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ लॉस ऑफ old bone is higher than creation of new bones. Now second one is sex, यानी कि females are more prone to osteoporotic changes, मतलब females के अंदर osteoporotic changes ज्यादा होते हैं और स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज females के अंदर osteoporotic changes ज्यादा होते हैं। इसके अलावा है रेस, यानी एशियंस जो हैं उनके अंदर osteoporotic changes देखने को ज्यादा मिलते हैं। शॉर्ट स्ट्रेचर यानी जो लोग छोटी हाइट के हैं या फिर थिन बिल्ट हैं उनके अंदर ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस जल्दी होते हैं। इसका रीजन है कि जो यंग एज में बोन मास है या बोन का जो बोन टिश्यू है और ओल्ड एज में जाकर वो बोन टिश्यू काम आता है, क्योंकि बोन लॉस ज्यादा है। तो अगर बोन मास ज्यादा है यंग एज में तो वो डेफिनेटली आगे बोन लॉस को कवर करता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट स्ट्रेचर हैं या थिन बिल्ट हैं तो आपकी बोन्स ऑलरेडी बोन मास कम है, आगे ओल्ड एज में जाके और भी लॉस होने वाला है, इसीलिए इन लोगों के अंदर ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस ज्यादा होते हैं। फैमिली हिस्ट्री, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस हेरिडिटरी होता है, यानी कि आपकी अगर बिफोर जनरेशंस ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड हैं तो आपकी कमिंग जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस मिल सकता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज हार्मोनल लेवल। तो अगर फीमेल्स के अंदर फीमेल हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है और मेल्स के अंदर मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो उन लोगों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म या फिर एड्रिनल ग्लैंड के हाइपर सीक्रेशन से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है डाइटरी फैक्टर्स। तो अगर आप लो कैल्शियम डाइट ले रहे हैं या फिर अगर आपको ईटिंग डिसऑर्डर है यानी कि आप प्रॉपरली खाना नहीं खाते हैं तो इन दैट केस भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और इसके अलावा जिन लोगों को टोबैको कंज्यूम करते हैं, जिन लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उन लोगों के अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम पाई जाती है। इनएक्टिव लाइफस्टाइल, यानी कि जो लोगों की लाइफस्टाइल इनएक्टिव है, बैठे बैठे ही रहते हैं, ज्यादा कोई काम नहीं कर पाते हैं और मोबिलिटी जिन लोगों की कम है, वेट बेयरिंग काम नहीं करते, मतलब अपने पैरों पर खड़े होकर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं,
तो उन लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी लगातार होने लगती है और ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा कुछ सर्जरीज जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज में भी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम पाई जाती है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन है या स्टमक है इसका साइज रिड्यूस कर दिया जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज में, और जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन यानी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है और इसी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। नाउ कम टू प्रिवेंशन। तो किस तरीके से या किन प्रिवेंटिव मेजर्स को करने से हम ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नॉर्मल कैल्शियम इनटेक एक व्यक्ति का होता है 1000 मिलीग्राम पर डे का, मतलब 1000 मिलीग्राम कैल्शियम एक व्यक्ति को लेना चाहिए अपनी डाइट में। और जैसे जैसे एज बढ़ रही है यानी 50 इयर्स के बाद आप कैल्शियम इनटेक को बढ़ा देना चाहिए, लगभग 1200 मिलीग्राम तक आप कैल्शियम इनटेक कर सकते हैं। लेकिन प्लीज रिमेंबर 2000 मिलीग्राम से ज्यादा अगर आप कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हैं तो ये ओवरडोज है और ये आपके लिए नुकसान कर सकती है। अति हर चीज की बुरी होती है, कैल्शियम भी अगर आप ज्यादा एक्सेस में ले रहे हैं तो ये भी ओवरडोज का काम करती है। तो कैल्शियम इनटेक ये बहुत जरूरी है, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में लेना है। हेल्दी डाइट से कैल्शियम इनटेक को बढ़ाया जा सकता है, और समटाइम्स जब हेल्दी डाइट भी एनफ नहीं होती, इन दैट केस डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको कैल्शियम इनटेक करना होता है थ्रू मेडिसिन। ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन डी का भी बॉडी में प्रचुर मात्रा में होना जरूरी है। विटामिन डी हमारी बॉडी में बोन्स तक कैल्शियम पहुंचाने का काम करता है और बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अगर विटामिन डी की कमी है तो बॉडी में कैल्शियम तो है परंतु बोन्स तक वो कैल्शियम नहीं पहुंच पाता और बोन्स कमजोर होने लगती हैं। इसलिए विटामिन डी का भी रिक्वायरमेंट उतना ही है जितना कैल्शियम का है। विटामिन डी हमको जनरली सनलाइट एक्सपोजर से काफी अच्छा मिलता है, फिर भी डाइट में भी हम विटामिन डी को कंज्यूम कर सकते हैं। डाइट में कौन कौन से डाइटरी प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन डी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो विटामिन डी एंड इट्स डेफिशिएंसी के नाम से अपने यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि विटामिन डी के लिए आप क्या डाइटरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। स्टिल अगेन आई एम टेलिंग कि विटामिन डी भी अगर आपकी बॉडी में कम है, डाइट एनफ नहीं है विटामिन डी की कमी को पूरी करने के लिए, तो सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं जो कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। उन सप्लीमेंट्स को लेके भी आप विटामिन डी डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव है, तो डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। एक्सरसाइजेस में इंक्लूडेड है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस एंड बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस। तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये अपर बॉडी को स्ट्रेंथन करती है, जिससे कि आपकी जो अपर बॉडी की मसल्स हैं और बोन्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं। नेक्स्ट सेकंड इज वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसमें कि रनिंग, जॉगिंग, सिंपल वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सभी कुछ इंक्लूडेड है। और इसके द्वारा जब हम वेट बेयर करते हैं तो हमारी बॉडी में जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं और खुद कैल्शियम बनाने लगती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। नेक्स्ट लास्ट इज बैलेंस ट्रेनिंग। तो अगर आप बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, क्योंकि बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस से आपके जल्दी से अनस्टेबल होने की या फिर फॉल मतलब गिरने के जो चांसेस हैं वो कम होने लगते हैं और आप जल्दी से स्ट्रेस आपकी बोन्स पर नहीं आता और आप ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑस्टियोपोरोसिस के रिगार्डिंग शेयर किए। अगर आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव है, आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।